डियर स्टूडेंट्स, BLED.in में आपका स्वागत है और मैं हूँ उषा अग्रवाल। प्यारे बच्चों, हमने इससे पहले आपको पढ़ाया था। हम एक बार आपको फिर से बता दें कि आज का जो लेक्चर है वो BLED सेकेंड ईयर के बच्चों के लिए है, ठीक है। और BLED सेकेंड ईयर के जो बच्चे जो DU, BU और MJ, PRU से बिलोंग करते हैं उन सभी बच्चों के लिए है। आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं यूनिट फर्स्ट में जो हमने इससे पहले एक लेक्चर दिया था, भाषा तथा अधिगम, ठीक है। और उसमें जो टॉपिक चल रहा है वो समूचे पाठ्यक्रम में भाषा, और उसका आज हम आपको पढ़ा रहे हैं सेकंड पार्ट। क्या पढ़ा रहे हैं? सेकंड पार्ट। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। कुछ देखने में आपको कुछ ऑब्सक्योर लग रहा होगा, लेकिन आप लेक्चर तो ले ही सकते हैं। तो जैसे कि भाषा का वैज्ञानिक स्वरूप, कोई भी भाषा होती है तो उसका अपना क्या होता है, एक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, और उसी स्ट्रक्चर पर वो बेस्ड होती है। तो आज हम आपको बताएंगे कि आखिर उसका जो उसका स्केलेटन है वो कैसे फॉर्म किया गया है, ठीक है। तो इसके अंतर्गत आएगा वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। और जैसा कि आप जानते हैं कि अधिगम जो वर्ड है उसका मतलब होता है लर्निंग या सीखना। तो भाषा के जो कौशलों पर अधिकार हासिल करके उनका परिस्थितियों के अनुसार प्रयोग और व्यवहार करना भाषा अधिगम कहलाता है। बिल्कुल सही है, क्योंकि देखिए हम अपने व्यवहार के अनुसार और प्रयोग के अनुसार भाषा की जो स्किल्स हैं उनको क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। भाषा अधिगम अनिवार्य रूप से एक सृजनात्मक प्रक्रिया है। ये क्या है, एक सृजनात्मक प्रक्रिया का मतलब क्या है कि एक कंस्ट्रक्टिव वे है। हम कुछ इसमें नया खोजते हैं, कुछ नया बनाते हैं। समय समय पर परिवर्तन होने वाली सामाजिक और मानसिक प्रवृत्तियों के सामान्यतः सीखने के लिए औपचारिक तथा अनौपचारिक शिक्षा की आवश्यकता होती है। प्रत्येक व्यक्ति में अपने विचारों और मनोभावों को एक्सप्रेस करने की सहज प्रवृत्ति होती है। प्रत्येक बालक जिस भाषा के परिवेश में रहता है वह उसी भाषा को सहज रूप से अनुकरण के रूप में सीख लेता है। देखिए, यदि हम हिंदी भाषी हैं, ठीक है, हमारा परिवेश जो है, हमारा पारिवारिक जो हमारा एनवायरनमेंट है, यदि वो हिंदी बेस्ड है, तो जो बालक होगा, जो बच्चा होगा, वो क्या होगा, उसकी टंग कैसी हो जाएगी, हिंदी हो जाएगी। लेकिन वहीं यदि कोई बच्चा दूसरे इन्वायरमेंट में रहता है, मान लीजिए अब्रॉड का बच्चा है, कोई फ्रेंच का है, कोई जर्मन का है, कोई इंग्लिश का है, तो निश्चित रूप से उसकी टंग कैसी होगी, वही टंग होगी जो उसके पेरेंट्स क्या करेंगे, यूज़ करेंगे। तो निश्चित रूप से क्या होता है, जो उसके एक्सप्रेशंस होते हैं वो वही होते हैं जो वो अपने बच्चे इन्वायरमेंट से लेता है। बाल्यकाल में भाषा सीखने की शक्ति स्वाभाविक क्रियाशीलता का बड़ा महत्व होता है, क्योंकि अभ्यास या आवृत्ति की भाषा अधिगम के व्यवहार को परिमार्जित करती है। जब हम चाइल्डहुड कंडीशन में होते हैं, यानी कि बालकाल में होते हैं, तो भाषा सीखने की शक्ति क्या होती है, स्वाभाविक क्रियाशीलता का बड़ा महत्व होता है। यानी कि बच्चा क्या करता है, अपनी एक्टिविटीज़ के द्वारा और यहाँ वहाँ देख के स्वाभाविक रूप से क्या होता है, भाषा को सीखने का प्रयास करता है। भाषाई संरचना, शब्द विज्ञान, अर्थ विज्ञान तथा वाक्य विज्ञान की दृष्टि से भाषाई संरचना क्या है। तो भाषा की इकाई क्या है, वाक्य है। वाक्य के खंड शब्द होते हैं और शब्द के खंड क्या होते हैं, ध्वनियाँ होती हैं। एक ध्वनि या एक से अधिक ध्वनियों से शब्द बनते हैं, और एक शब्द या एक से अधिक शब्दों से क्या होता है, वाक्य बनता है। तो आइए बजाने शब्द के बारे में। तो शब्द क्या है, एक या एक से अधिक जो वर्ण होते हैं या अक्षर के मिलने से बनी स्वतंत्र तथा सार्थक ध्वनि को शब्द कहते हैं, ठीक है। वर्णों के संयोजन से जो बनता है उसको क्या कहते हैं, शब्द कहते हैं। और क्या होना चाहिए, वो सार्थक शब्द होना चाहिए, उसके को मीनिंगफुल होना चाहिए। अब आगे देखेंगे शब्द विज्ञान में क्या है। तो निश्चित अर्थ को प्रकट करने वाले वर्ण समूह को शब्द कहते हैं। एक या अधिक वर्णों के सार्थक स्वतंत्र ध्वनि समूह को शब्द कहा जाता है। शब्द विज्ञान में शब्दों का निर्माण, उनके भेद, विकृत होकर भाषाओं में प्रयोग, विदेशी तथा देशी शब्दों में परिवर्तन तथा परिवर्तन के कारण जो अध्ययन किया जाता है वो क्या है, शब्द विज्ञान के अंतर्गत आता है। जिस भाषा या शब्द भंडार जितना श्राक्त और समृद्ध होता है, वह भाषा भी उतनी ही समृद्धशाली और प्रभावयुक्त होती है। निश्चित रूप से जैसे मान लीजिए हम बोलते हैं तो यदि हम बहुत ही कह सकते हैं, यदि हम लिटरेचर यूज़ करते हैं, ठीक है, साहित्यिक भाषा यूज़ करते हैं, तो सुनने वाला क्या कहता है, सुनने वाला ये कहता है कि नहीं, बहुत ही समृद्ध भाषा का प्रयोग कर रहे हैं।
यानी कि हमारे पास शब्दों का भंडार बहुत है, और जिसके पास शब्दों का भंडार बहुत अधिक होता है, जिस भाषा के पास, वह भाषा उतनी ही समृद्ध और प्रभावशाली होती है। हिंदी भाषा का शब्द भंडार बहुत ही समृद्ध, व्यापक है, अतः हिंदी भाषा का साहित्य भी उतना ही प्रभावशाली है। ठीक है, जितनी हमारे पास जितने प्रचुर शब्द होंगे, हम उतना ही अपनी भाषा से दूसरों को प्रभावित कर पाएंगे और हम अपने एक्सप्रेशंस को एक्सप्रेस कर पाएंगे। हिंदी शब्दों के वर्गीकरण के आधार देखिए क्या है, निम्नलिखित हैं। अर्थ के आधार पर सबसे पहला होगा सार्थक शब्द, जिन शब्दों का कुछ ना कुछ अर्थ हो, जैसे खाना पीना, नहाना, आना जाना। निरर्थक शब्द, जिस शब्द का कोई अर्थ या उद्देश्य न हो, जैसे पानी के साथ बानी, चाय के साथ बाय, जो कि हम लोग की एक आम बोलचाल भाषा में लग जाते हैं, जिसकी ज़रूरत नहीं होती। एकार्थ, ये वे शब्द हैं जिनका प्रयोग एक ही अर्थ के लिए किया जाता है, जैसे पुस्तक, घर, ठीक है, घोड़ा आदि। ये शब्द कैसे हैं? एक ही अर्थ के लिए इनका उपयोग किया जाएगा। पुस्तक का मतलब सिर्फ पुस्तक ही है, घर का मतलब सिर्फ घर ही है। अनेकार्थी शब्द कैसे होते हैं? जिन शब्दों में एक शब्द के अनेक अर्थ प्रतीत हों, जैसे अतिथि, साधु, मेहमान, ठीक है, यात्री, अपरिचित, चिट्ठी, पृष्ठ या समाचार पत्र। एक शब्द से अनेक अर्थ कैसे होते हैं? इनसे प्रतीत हो रहे हैं, इसलिए इनको क्या कहते हैं? अनेकार्थी शब्द। अब समानार्थी शब्द में क्या है? जो शब्द समान अर्थ रखते हैं, ठीक है, एक से अर्थ रखें, जैसे अनुसार, अनुरूप, अनुस्वर, आदि, आदत, अभ्यस्त, ठीक है, इन सब का मतलब लगभग एक सा ही है। पर्यायवाची क्या होते हैं? वे शब्द जिनमें एक ही शब्द के अर्थ के लिए अनेक शब्द प्रयोग में लाए जाते हैं। जैसे कि मान लीजिए यदि हम आकाश का पर्यायवाची देखें तो आकाश को हम शून्य भी कह सकते हैं, नभ भी कह सकते हैं, गगन, व्योम, अंतरिक्ष, अनंत। यानी कि ये इनके कैसे हैं? पर्याय हैं। ये जो शब्द हैं वो भी चलेंगे, चाहे हम आकाश ना कहें, कोई ज़रूरी नहीं है कि हम आकाश को आकाश ही कहें, हम व्योम भी कह सकते हैं, हम अंतरिक्ष भी कह सकते हैं, हम अनंत भी कह सकते हैं। ठीक है, यानी कि हम अपनी जो हमारी भाषा है उसको हम कैसा कर सकते हैं? समृद्ध कर सकते हैं, यदि हमारे पास क्या है? शब्दकोश हो। शब्दकोश का मतलब है, जैसे मान लीजिए आकाश है, आकाश के हमारे पास 6 पर्यायवाची हैं, तो यदि हम कोई ऐसे लिख रहे हैं या कोई निबंध लिख रहे हैं या अपने प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं, तो हम हर मान लीजिए कोई क्वेश्चन आता है आकाश से संबंधित, तो ज़रूरी नहीं है कि हम हर बार आकाश ही लिखें, कभी हम शून्य लिखें, कभी हम गगन लिखें, कभी व्योम लिखें। तो जो रीडिंग कर रहा है, जो चेक कर रहा है, उसको लगता है कि हाँ बच्चे ने कितनी स्टडी कर रखी है। वहीं आगे हम देखें कि आँख को हम क्या कह सकते हैं? तो आँख को हम नेत्र कह सकते हैं, चक्षु कह सकते हैं, लोचन कह सकते हैं, नयन, दृश्य आदि कह सकते हैं। और इसकी और भी बहुत सारे पर्याय हो सकते हैं और हैं भी, जैसे आलिंद्र है, आलिंद्र, भ्रमर, मधुप, मधुकर, मिलिंद्र आदि। ठीक है, और जैसे ये भौरे के जो पर्यायवाची हैं। आगे देखें कि विलोम शब्द क्या है। तो विलोम शब्द क्या होते हैं? जो शब्द विपरीत अर्थ रखते हैं उन्हें विलोम कहते हैं या उन्हें विपरीतार्थक शब्द कहते हैं। जैसे आदि, अंत, आकाश, पाताल, यश, अपयश, सत्य, असत, सब आप लोग जानते होंगे पहले से भी। ठीक है, कहने का यहाँ पे सिर्फ आपको इतना समझाने का हमारा उद्देश्य है कि आप जानें कि कौन कौन से शब्दों की उत्पत्ति होती है और उनके क्या क्या वैल्यूज़ होती हैं। अब आप देखेंगे व्युत्पत्ति अथवा रचना के आधार पर, इसमें है यौगिक। यौगिक का अर्थ जोड़ने से है, अर्थात 2 या 2 से अधिक सार्थक शब्दों से मिलकर बना हुआ शब्द, ठीक है, वो क्या कहलाता है? यौगिक कहलाता है। जैसे मान लीजिए पाठ और शाला मिला तो क्या बन गया? पाठशाला। और ये दोनों ही शब्द कैसे हैं? सार्थक शब्द हैं। यदि हम अलग अलग देखें तो पाठ का मतलब होता है लेसन, ठीक है, और जो शाला है इसका मतलब है कि जहाँ आपको कुछ पाठ पढ़ाया जाए, ऐसा आलय। रूढ़ि क्या है? वह शब्द जो वर्णों के योग से बने परंतु खंड करने पर कोई अर्थ ना निकले, रूढ़ि शब्द कहलाती है। ठीक है, मतलब वो जो शब्द है वो अपने आप में ही पर्याप्त है, उसको हम खंडित नहीं कर सकते, तो उसको क्या कहेंगे? रूढ़ि शब्द कहेंगे। ठीक है, योग रूढ़ि जिन शब्दों का प्रयोग विशिष्ट अर्थ में किया जाता है, जैसे जलज, चक्रपाणी, चारपाई, जिन शब्दों का अर्थ क्या विशिष्ट अर्थ के रूप में किया जाता है वो कहते हैं योग रूढ़ि। अब देखेंगे हम उत्पत्ति के आधार पर। अभी हमने देखा था व्युत्पत्ति या रचना के आधार पर, हम देखेंगे उत्पत्ति के आधार पर शब्द कैसे कैसे होते हैं। तो होते हैं तत्सम शब्द, वे संस्कृत के शब्द जो बिना स्वरूप अथवा भाव परिवर्तन के हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, ये शब्द किसके होते हैं? संस्कृत के होते हैं, तत्सम कहलाते हैं।
और इनको हम बिना चेंज किए ही हिंदी में प्रयोग करते हैं, जैसे गगन, पवन, पुरस्कार, क्रिया। ठीक है, तो ये कैसे हैं? संस्कृत के शब्द हैं। इतना आप ध्यान रखिएगा, जो तत्सम है वो संस्कृत के शब्द होते हैं। तद्भव क्या होते हैं? तद्भव में वे संस्कृत के शब्द जो बिना स्वरूप तथा भाव परिवर्तन के हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं। स्टूडेंट्स, हम आपको पढ़ा रहे थे कि उत्पत्ति के आधार पर शब्द, जैसे कि हमने आपको पढ़ाया है कि तत्सम शब्द क्या होते हैं, तो ध्यान रखिएगा कि ये संस्कृत के ही शब्द होते हैं जो हिंदी में क्या किए गए हैं, यूज़ कर लिए गए हैं। जैसे कि मान लीजिए गगन, पवन, पुरस्कार, क्रिया आदि। वहीं पे यदि हम देखेंगे तद्भव शब्द क्या होते हैं, तो तद्भव क्या होते हैं कि जैसे मान लीजिए संस्कृत के शब्द हैं जो हम आम बोलचाल की भाषा में प्रयोग नहीं कर सकते, यानी कि समय और परिस्थिति के अनुसार जो शब्द क्या हुए हैं, परिवर्तित हो गए हैं, और तो हम उनको क्या कहते हैं, तद्भव कहते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए आम्र, तो जैसे जनरल भाषा में हम आम कहते हैं, तो ये आम्र जो है वो अब आम में कन्वर्टेड हो गया। इसे हम अग्नि नहीं कहते, दैनिक भाषा में क्या कहते हैं, आग कहते हैं। तो ये क्या है, जो संस्कृत के शब्द हैं जो कुछ आम बोलचाल की भाषा में परिवर्तित हो गए हैं हिंदी में, तो उनको हम क्या कहते हैं, तद्भव कहते हैं। वहीं हम देखें कि देशज शब्द क्या होते हैं, तो देशज वे शब्द जो प्रादेशिक भाषाओं तथा देश की अन्य भाषाओं से हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं, जैसे उपन्यास, नितांत, चालू, बाजू। ठीक है, ये अन्य भाषाओं से हमने लिए हैं और हिंदी में हम इनको प्रयोग करते हैं। जैसे बाजू कहते हैं, तो ये मराठी भाषा से लिया गया शब्द है। इसी प्रकार से रोटी, दाल, पगड़ी, नटखट, ये सारे जो वर्ड्स हैं ये हिंदी भाषा में हमने इनको चालू किया है, लगाया है, यूज़ किया हुआ है, लेकिन किसी न किसी ये अन्य प्रादेशिक भाषाओं या देश की भाषाओं से लिए गए हैं। वहीं हम देखें विदेशी शब्द क्या होते हैं, तो वे शब्द जो विदेशी भाषा से लिए गए हैं, जैसे स्कूटर, मास्टर अंग्रेजी से लिया गया है, बाल्टी, नीलाम अरबी से लिया गया है, किताब, चश्मा, बाजार, इमारत, औरत आदि उर्दू और फारसी से लिए गए शब्द हैं जो हम हिंदी में बोलते हैं। द्रुज शब्द क्या है, जो शब्द दो भाषाओं से मिलकर बने हुए हैं, जैसे डबल, रोटी, अमर, उजाला। ठीक है, तो ये दो भाषाओं से हिंदी और उर्दू से मिलकर बने हैं। अनुकरणीय शब्द क्या होते हैं, वे शब्द जिनका निर्माण पशु पक्षियों की बोलियों से किया जाता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए बिल्ली बोलती म्याऊं म्याऊं, काऊ काऊ, टम टम, तो ये क्या है, ये पशु पक्षी की जो बोली है उनसे लिए गए शब्द हैं, तो इनको हम कहेंगे अनुकरणीय शब्द। अब हम जानेंगे कि हिंदी शब्दों की रचना कैसे हुई। तो कुछ शब्द ऐसे हैं जो उपसर्ग से बनते हैं। ठीक है, अब जैसे हम आपको बताएंगे कि उपसर्ग क्या होते हैं, कि शब्दों से पहले, शब्दों के प्रारंभ में लगकर उनके अर्थ में विशेषता या उनके अर्थ को सर्वथा बदल देने वाले शब्दांश उपसर्ग कहलाते हैं। जैसे मान लीजिए हम कोई भी शब्द है, उसके आगे हम कोई अक्षर लगा दें, ठीक है, या हम कोई शब्द लगा दें, और जब उसके लगने से वो शब्द क्या हो, पूरी तरह से बदल जाए, तो उसको कहेंगे हम उपसर्ग से बने हुए शब्द। जैसे प्रा, प्रति, चिर, अधि, अब, आ, अन, कु, कम, खुश, बा, बन, सर। ठीक है, ये सब क्या है, उपसर्ग हैं, और भी बहुत सारे उपसर्ग हैं। जैसे कि यदि हार जो वर्ड है, ठीक है ना, यदि हार एक अपने आप में अलग वर्ड है, लेकिन यदि हम इसमें प्रा लगा दें तो क्या हो जाएगा, प्रहार हो जाएगा, और ये अपने आप में एक अलग शब्द बन जाएगा और इसका अर्थ भी बिल्कुल अलग है। ठीक है, संस्कृत उपसर्ग से बनने वाले शब्द, संस्कृत से देखिए कौन कौन से उपसर्ग से बने। जैसे मान लीजिए अति, अधि, अनु, अप, अभि, अन, आ, उत। ठीक है, ये सब क्या है, संस्कृत के उपसर्ग हैं और इनसे भी शब्दों का निर्माण होता है। जैसे आप देखेंगे उपसर्ग यहाँ पे दिया हुआ टप। ठीक है, इसका अर्थ है न्यूनता या अभाव। अभी, अभी का मतलब होता है चारों ओर, सामने और अधिक। हम जैसे मान लीजिए इससे बनाए यदि कोई शब्द, तो क्या बनेगा, अभिसार, अभिमुख, अभिज्ञान। ठीक है, जैसे दुर यदि कोई वर्ड है, तो दुर का मतलब होता है कठिन, अर्थ इसका ये है, और जिससे बना हुआ जो शब्द है वो क्या है, दुर्गम, दुराचार, दुर्दशा। प्रति से, प्रति का मतलब होता है प्रत्येक, ठीक है, सामने या विरोध, और इससे जो शब्द बनते हैं प्रत्येक, प्रतिकूल, प्रतिभास। आगे हम जानेंगे कि हिंदी के उपसर्गों से बनने वाले शब्द। ठीक है, हिंदी के उपसर्गों से बनने वाले शब्द, हिंदी उपसर्गों में आ, अठ, अन, अध, उन। ठीक है, ये सभी आपके वो आते हैं उपसर्ग, और शब्दों के इसके उदाहरण कैसे हैं। जैसे मान लीजिए उपसर्ग जो है टा, ठीक है, ती, ती का मतलब होता है तीन, टा का मतलब होता है अभाव, नहीं। ठीक है, शब्दों के उदाहरण में जैसे हम देखें अचेत, अमूल,
तिगुना, तिकोना, तिराहा आदि हैं। अवयव और विशेषण रूपी उपसर्गों से जो बने हुए शब्द हैं, अवयव और विशेषण रूपी उपसर्गों से, जैसे मान लीजिए जो कु उपसर्ग है या चिर या इति, ये क्या है? अवयव और विशेषण है। ठीक है, इनसे जो शब्द बनते हैं जैसे चिरंजीवी, चिरकाल, चिरस्थाई। ठीक है, इति से बनेगा इत्यादि, इतिहास, इतिवृत्ति। प्रत्यय से बनने वाले शब्द के अंत में लगते हैं। देखिए अभी आप पढ़ रहे थे उपसर्ग, अब पढ़ेंगे आप प्रत्यय। तो प्रत्यय क्या होते हैं? प्यारे बच्चों, जो प्रत्यय और उपसर्ग ये हमेशा ही पूछे जाते हैं, तो थोड़ा सा इनको आप ध्यान रखिएगा, हम भी भूल जाते हैं। ठीक है, हाँ, थोड़ा सा इनको बार बार रिवाइज करने की ज़रूरत है कि कौन सा पहले लगता है, कौन सा बाद में लगता है। तो जो प्रत्यय जो होते हैं वो शब्द के अंत में लगते हैं, शब्द के अंत में लगकर उसका अर्थ बदल देते हैं, तो वो कहलाते हैं प्रत्यय। जैसे कार प्रत्यय को साहित्यिक मूल शब्द में लगाने से साहित्यकार बनता है। क्या बात है। ठीक है, जो जो प्रत्यय है, यदि हम उसको साहित्य के पीछे लगा दें तो क्या बन जाएगा? साहित्यकार। ठीक है, उसी तरह से मान लीजिए जो जैसे यहाँ पे ऊ प्रत्यय दिया हुआ है, तो ऊ से जैसे खटाऊ, पठाऊ, चलाऊ, बिकाऊ, टन, चलन, गहन, नमन। ठीक है, तो इस तरह से हम प्रत्यय का प्रयोग करके शब्दों के अर्थ बदल सकते हैं और एक नए शब्द का सृजन कर सकते हैं। ठीक है, ऐसी तरह से हमने और भी यहाँ पे प्रत्यय का यूज़ करके बताया है। आई, टावा, कार, आना। निष्कर्ष देखिए क्या निकलता है? हिंदी शब्द समूह में आर्य, ठीक है, अनार्य, देशी, अरबी तथा यूरोपीय सभी भाषाओं के शब्द पाए जाते हैं हिंदी शब्द समूह में। हिंदी में संस्कृत के ही नहीं अन्य अनेक देशी विदेशी भाषाओं के शब्द एकदम घुल मिल गए हैं। हमको लगता ही नहीं कि हम हिंदी में इनका प्रयोग कर रहे हैं और ये विदेशी हैं, है ना, ये संस्कृत के हैं। तो ये एकदम ऐसे बिल्कुल क्या हो गए हैं? इंटरमिंगल्ड हो गए हैं, बिल्कुल शामिल हो गए हैं। उनका प्रयोग ऐसे स्वाभाविक हो गया है कि वे विदेशी लगते ही नहीं। जैसे हलवा, हलवाई, कढ़ाई, महल आदि ये क्या है? ये अरबी भाषा के शब्द हैं। जैसे कमीज़, पीपा, ये पुर्तगाली के शब्द हैं, लेकिन हिंदी के ही दिखाई देते हैं। तो हिंदी भाषा का शब्द भंडार कैसा है? विपुल और विशाल है। ठीक है, उसने विदेशी शब्दों को उदारतापूर्वक अपनाकर अपने शब्द भंडार की वृद्धि की है और अपने स्ट्रक्चरल फॉर्म को कैसा रखा है? अशून्य रखा है। उदारतापूर्वक शब्द ग्रहण करने की प्रकृति के कारण ही हिंदी आज तक एक गतिशील और प्रगतिशील भाषा बन सकी है। आज के लिए डियर स्टूडेंट्स बस इतना ही। ठीक है, अब हम आगे फिर आपसे मिलेंगे और आगे आपका नेक्स्ट लेक्चर होगा, इसका 3rd लेक्चर होगा। हम पहले भी आपको बता चुके हैं कि हमारे पास हिंदी और इंग्लिश की बुक्स अब उपलब्ध हैं। अब आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है और अब आप सिंपली वांट कर सकते हैं हमारे एक व्हाट्सएप नंबर पर। तो व्हाट्सएप नंबर लिख लीजिए 7055248478। बीएलएड की सारी किताबें अब हमारे पास हिंदी और इंग्लिश में हैं। ठीक है, और समस्त यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस के बच्चे हमारी किताबों से स्टडी करके बहुत अच्छे अंक से अपने एग्ज़ाम्स को पास कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है blednotes@gmail.com। इस पे आप हमें अपने क्वायरीज़ भेज सकते हैं, अपने क्वेश्चन शेयर कर सकते हैं और अधिक इन्फॉर्मेशंस के लिए हमारी साइट पर जाइए bled.in पर। हमारे लेक्चर को प्यारे बच्चों अधिक से अधिक शेयर कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। अपनी डॉक्टर उषा को दीजिए विदा। नमस्कार।